अगर मैं कहूँ कि एक विश्व स्तरीय लेबोरेटरी ने गाय के गोबर से बनी एक साधारण सी राख में सोने, चांदी और जीवन रक्षक खनिजों का पूरा खजाना खोज निकाला है, तो पहली बार में क्या लगेगा? पहली बार में तो यही लगेगा कि ये किसी सोशल मीडिया का कोई फॉरवर्ड किया हुआ मैसेज है। मतलब आजकल लोग ऐसी बातों पर जल्दी विश्वास कहाँ करते हैं। सही कहा, बिल्कुल वैसा ही लगता है, क्योंकि हमारी आदत हो गई है विज्ञान को एक बहुत ही साफ सुथरे खांचे में देखने की, जैसे वो सफेद कोट, बड़ी बड़ी मशीनें और बस कांच की परख नलियां। हाँ, और हम ये मान बैठते हैं कि जो चीज लैबोरेटरी की चारदीवारी से बाहर आई है, और खास तौर पर अगर वो किसी गांव के कच्चे घर या मिट्टी के चूल्हे से निकली है, तो वो या तो कोई पुरानी कहानी होगी या फिर अंधविश्वास। की बातों को आज विज्ञान की कसौटी पर कसने वाले हैं। हाँ, तो आज का हमारा जो स्रोत है वो बलजीत सिंह मितवा, जिन्हें साइकोजीनियस भी कहा जाता है, और मार्गदर्शक गुरु चंद्रगिरी महाराज द्वारा साझा किया गया एक बेहद दिलचस्प लेख है। साथ ही हम 19 सितंबर 2016 की एक विश्व स्तरीय लैबोरेटरी की रिपोर्ट पर भी बात करेंगे। और हमारा आज का मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि बचपन में जब हमारी माताएं या दादियां बच्चों को घर से बाहर भेजते वक्त हरे की राख यानी उपले की राख खिलाती थीं, तो उसके पीछे का असली विज्ञान क्या था। स्रोत में उस बचपन की याद का बड़ा अच्छा जिक्र है। जब बच्चे बाहर जाते थे तो माँ या दादी उन्हें एक चुटकी राख खिला देती थी। हाँ, और अगर बच्चा पूछ ले कि ये क्यों खिला रही हो, तो दादी का वो ठेठ हरियाणवी जवाब आता था कि बेटा, राह में भूतनी न चिपटाए, यानी रास्ते में भूत प्रेत या बुरी नजर न लग जाए। और फिर रात को सोते वक्त जब वही बच्चा दादी या बुआ से कहानी सुनते हुए पूछता था कि दादी क्या सच में भूत होते हैं, तो उनका साफ जवाब होता था कि नहीं, भूत कुछ नहीं होते। ये बहुत ही मजेदार विरोधाभास है। मतलब दादी को बहुत अच्छी तरह पता था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, उनमें कोई अज्ञानता नहीं थी। तो फिर भूत का डर क्यों दिखाया? दरअसल मैं सोच रही थी, ये भूत का डर बिल्कुल वैसे ही काम करता था जैसे आजकल हम बच्चों को कहते हैं ना कि पालक खाओ तो सुपर हीरो बन जाओगे। अरे बिल्कुल एकदम सही उदाहरण दिया आपने। ये एक तरह का सुरक्षात्मक आवरण था, एक मीठा सा झूठ, ताकि बच्चे बिना कोई नखरा किए चुपचाप वो राख खा लें। हाँ, क्योंकि अगर दादी बच्चे को बैठकर आयरन और कैल्शियम के फायदे समझाने लगती तो क्या बच्चा खाता? कभी नहीं खाता। ये साइकोलॉजी का यानी मनोविज्ञान का बहुत ही सटीक उपयोग था। उन्हें पता था कि बच्चे तर्क नहीं समझते, कहानियां समझते हैं। पर सोचें, एक झूठ तभी बोला जाता है जब उसके पीछे का मकसद बहुत बड़ा हो। यही बात मुझे हैरान करती है। उस चुटकी भर राख में ऐसा क्या था जिसके लिए उन्हें ये भूतनी वाली कहानी गढ़नी पड़ी? और यहाँ आकर 2016 की वो लैब रिपोर्ट पूरी तस्वीर साफ कर देती है। बिल्कुल। जब उस लैबोरेटरीज में इस उपले यानी गोबर की थेपड़ियों की राख का टेस्ट हुआ, तो नतीजे सच में चौंका देने वाले थे। रिपोर्ट बताती है कि इस राख में लोहा यानी आयरन भरपूर मात्रा में होता है। साथ ही कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस का पूरा खजाना है उसमें। और जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात उस स्रोत में आई है, वो ये है कि इसमें सोने और चांदी के गुण भी विद्यमान पाए गए हैं, यानी गोल्ड और सिल्वर के तत्व। बस यहाँ आकर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, पर मुझे यहाँ थोड़ा सा पुशबैक देना होगा। मतलब ये मिट्टी का चूल्हा और गाय का गोबर है। जब हम गोबर या लकड़ी को जलाते हैं तो आमतौर पर बस कार्बन बचता है। एक उपले की राख में सोने चांदी के गुण और इतने सारे मिनरल्स एक साथ कैसे आ सकते हैं? मैं समझ सकता हूँ, ये बात किसी जादू या एल्केमी जैसी लग सकती है, पर इसके पीछे का विज्ञान बहुत ठोस है। इसे समझने के लिए हमें राख से थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, गाय की दिनचर्या की तरफ। अच्छा, तो गाय क्या खाती है उस पर ध्यान देना होगा। हाँ, क्योंकि पहले के समय में और आज भी गांव में गायें खूंटे पर बंद कर सिर्फ सूखा चारा नहीं खाती थी, वो जंगलों, पहाड़ों और खुले मैदानों में चरने जाती थी। तो वो प्राकृतिक रूप से अपना भोजन खुद चुनती थी। एकदम सही। और इस चरने की प्रक्रिया में वो अनजाने में ही सैकड़ों तरह की वनस्पतियों, जंगली जड़ी बूटियों और घासों का सेवन करती थी। अब विज्ञान हमें बताता है कि धरती की मिट्टी में प्राकृतिक रूप से कई तरह के सूक्ष्म खनिज यानी कि माइक्रो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। हाँ, जैसे अलग अलग पेड़ पौधे अपनी जड़ों से मिट्टी के अलग अलग मिनरल्स सोखते हैं। किसी में आयरन ज्यादा होता है, किसी में कैल्शियम। बिल्कुल। और मिट्टी में बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में सोने और चांदी के कण भी होते हैं, जिन्हें कुछ विशेष जड़ी बूटियां और वनस्पतियां एब्जॉर्ब करती हैं। ओह, अब समझ आ रहा है। तो ये एक तरह की फूड चेन बन गई। मिट्टी से मिनरल्स उन पेड़ पौधों में गए
और उन पौधों से गाय के पेट में। सही पकड़ा। और गाय का पाचन तंत्र किसी बड़ी बायोरिएक्टर मशीन से कम नहीं है। जब वो इन सारी अलग अलग वनस्पतियों को पचाती है तो उसके गोबर में इन सभी खनिजों का एक मिश्रण तैयार हो जाता है। पर वो खुराक तो बहुत ही फैली हुई होगी ना, उसको कॉन्सेंट्रेट कैसे किया जाता है? वही तो अगला स्टेप है। अभी ये मिनरल्स अघुलनशील और फैले हुए रूप में होते हैं। असली रासायनिक बदलाव तब आता है जब इस गोबर से थेपड़ियां या उपले बनाए जाते हैं। उन्हें धूप में सुखाया जाता है और फिर हमारे या चूल्हे में जलाया जाता है। अगर मैं इसे एक सिंपल उदाहरण से समझना चाहूँ तो क्या ये गन्ने के रस से गुड़ बनाने जैसा है? हाँ, थोड़ा और विस्तार से बताइए। जैसे हम गन्ने के रस की बड़ी कढ़ाइयों को आग पर उबालते हैं, सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है और आखिर में जो थोड़ा सा गुड़ बचता है वो उस रस के सारे पोषक तत्वों का सबसे सघन या कॉन्सेंट्रेटेड रूप होता है। क्या राख के साथ भी यही हो रहा है? ये बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया आपने। आग एक प्योरीफायर यानी शोधक का काम करती है। जब उपला जलता है तो उसमें मौजूद सारा पानी, बैक्टीरिया और बाकी जैविक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। और जो पीछे बचता है यानी वो चिटकी भर राख, वही राख उन सभी मिनरल्स का एक बेहद कॉन्सेंट्रेटेड पावर हाउस बन जाती है। जो चीजें एक बड़े उपले में बिखरी थीं, वो जलने के बाद सिमटकर बिल्कुल थोड़ी सी राख में आ जाती हैं। पर एक सवाल अभी भी है, सोना और चांदी, हम यहाँ किसी धातु के चमकते टुकड़ों की बात तो नहीं कर रहे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम भारी धातुओं के टुकड़ों की नहीं, बल्कि ट्रेस एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। आधुनिक जीव विज्ञान और हमारा पुराना आयुर्वेद दोनों ये मानते हैं कि स्वर्ण भस्म या रजत भस्म के सूक्ष्म गुण शरीर में कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक का काम करते हैं। यानी शरीर को इनकी जरूरत ग्राम में नहीं बल्कि माइक्रोग्राम में होती है। बिल्कुल। और ये सोने चांदी के कण सेलुलर लेवल पर एंजाइम्स को एक्टिव करते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। तो जब दादी बच्चे के मुंह में वो राख डालती थी तो वो असलम में उसे एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर का डोज दे रही होती थी। कमाल की बात है, एक छोटी सी आदत में इतना बड़ा विज्ञान। पर स्रोत पढ़ते हुए मैंने ध्यान दिया कि बात सिर्फ घर से बाहर निकलते वक्त राख खाने तक सीमित नहीं थी, ये हमारी दिनचर्या में पूरी तरह घुली मिली थी। हाँ, स्रोत आगे बताता है कि न सिर्फ माथे पर राख लगाना या खाना, बल्कि उन्हीं गोबर की थपेड़ियों पर रोटी पकाना और बर्तन मांजना भी इसी विज्ञान का हिस्सा था। सोचकर आश्चर्य होता है कि उन्होंने इस एलिमेंट थेरेपी को कितनी सहजता से हमारे लाइफस्टाइल में पिरो दिया था। किसी को पता भी नहीं चलता था कि वो रोजाना एक चिकित्सा या थेरेपी ले रहे हैं। यही तो हमारी परंपराओं की खूबसूरती है। जब खाना उन उपलों की आंच पर बनता था तो हवा में तैरते हुए उस राख के बेहद सूक्ष्म कण अपने आप भोजन में मिल जाते थे। अगर इसको आज के मेडिकल विज्ञान से जोड़ें तो क्या इसे हम आज की माइक्रोडोजिंग कह सकते हैं, जिसमें हर दिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिनरल्स अंदर जाते हैं? सही शब्द चुना आपने। ये पूरी तरह से माइक्रोडोजिंग का ही प्राचीन रूप है। एलिमेंटल थेरेपी का मूल सिद्धांत यही है कि बाहर से आर्टिफिशियल दवाइयां देने के बजाय शरीर को थोड़ा थोड़ा करके प्राकृतिक तत्व दिए जाएं। और खासकर बच्चों की उम्र में, जब उन्हें कैल्शियम और आयरन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये धीमी प्रक्रिया उनका पाचन तंत्र भी बेहतर करती थी और उन्हें अंदर से मजबूत बनाती थी। बिल्कुल। और इस स्रोत में जो एक और कड़ी है वो बर्तन मंजने वाली बात। हाँ, वहीं पर एक और बहुत तगड़ा विज्ञान काम करता है। हाँ, आज के समय में तो हमारे पास महंगे डिशवॉश जेल और साबुन है। हमें लगता है कि राख तो बहुत खुरदुरी होती है, तो शायद वो बस बर्तनों को रगड़कर साफ करने के काम आती होगी, जैसे कोई रेगमाल हो। पर सिर्फ रगड़ने से तो बैक्टीरिया नहीं मरते। हाँ, नहीं मरते। और यहीं पर केमिस्ट्री का एक बहुत शानदार सिद्धांत आता है, पीएच स्केल। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है, जहां 7 न्यूट्रल होता है। हाँ, और 8 से ऊपर सब कुछ एल्कलाइन यानी क्षारीय होता जाता है। सही कहा। अब विज्ञान ये बताता है कि ज्यादातर खतरनाक बैक्टीरिया, फंगस और कीटाणु हल्के एसिडिक वातावरण में पनपते हैं। उनकी जिंदगी इसी पर निर्भर करती है। पर दिलचस्प बात यह है कि लकड़ी या उपले की राख अत्यधिक अल्कलाइन होती है। इसका पीएच लेवल 10 से 12 के बीच होता है। ओ बाप रे, इतना ज्यादा? तो इसका मतलब है कि जब दादी राख से बर्तन रगड़ती थी तो वो बर्तन की सतह का पीएच लेवल इतनी तेजी से बढ़ा देती थी कि वहां बैक्टीरिया का जिंदा रहना ही नामुमकिन हो जाता था। जिंदा रहना तो दूर की बात है, राख की ये अल्कलाइन प्रकृति बैक्टीरिया की सेल वॉल यानी उसकी कोशिका भट्टी पर सीधा हमला करती है।
बैक्टीरिया के बाहरी आवरण में जो फैट या वसा होता है, ये अल्कलाइन राख उसे तोड़ देती है। इसको शायद सैपोनिफिकेशन कहते हैं विज्ञान में, है ना, जिसमें फैट और एल्कली मिलकर साबुन जैसा कुछ बनाते हैं। एकदम सही, सपोनिफिकेशन। एक बार जब बैक्टीरिया का आवरण टूट गया तो वो पूरी तरह नष्ट हो जाता है, वो अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकता। अरे वाह! दरअसल शुरुआती साबुन भी तो राख और जानवरों के फैट को मिलाकर ही बनाए जाते थे। तो हमारी दादियां जब राख से बर्तन धो रही थीं, वो सिर्फ उन्हें चमका नहीं रही थीं, बल्कि एक हाई लेवल का एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट दे रही थीं। बिल्कुल, और बिना किसी केमिकल रेजिड्यू के। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है। आज हम अल्कलाइन पानी पीने के लिए घरों में हजारों रुपए की मशीनें लगवाते हैं, टीवी पर उन केमिकल वाले डिश वॉश जेल के ऐड देखते हैं जो 99% कीटाणु मारने का दावा करते हैं, जबकि ये पूरी अल्कलाइन सुरक्षा हमारी पीढ़ियों के पास मुफ्त में थी। और सबसे बड़ी बात, जब हम केमिकल वाले साबुन इस्तेमाल करते हैं तो उनका कुछ न कुछ अंश बर्तन पर रह ही जाता है, जो खाने के साथ हमारे पेट में जाता है और नुकसान पहुंचाता है। जबकि राख का अंश अगर थोड़ा बहुत पेट में चला भी जाए तो वो नुकसान नहीं करेगा, बल्कि एलिमेंटल थेरेपी के रूप में फायदा ही करेगा। बिल्कुल सही बात है। इस सारी चर्चा से हम उस विमर्श पर पहुंचते हैं जिसका जिक्र स्रोत में एक 17 साल पुरानी बैंक डायरी के रूप में किया गया है। स्रोत के लेखक ने सच में उन सादगी की मूर्तियों को दिल से नमन किया है जिन्होंने इन अनुभवों को सहेज कर रखा। और उनका नमन करना बनता भी है। इसे हमें एम्पिरिकल नॉलेज यानी अनुभवजन्य ज्ञान की असली कीमत समझ आती है। उन पूर्वज महिलाओं के पास आज की जैसी कोई यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं थी, उन्होंने कोई बायोटेक्नोलॉजी नहीं पढ़ी थी। हाँ, पर उनका अनुभवजन्य ज्ञान विज्ञान की कसौटी पर आज 100% खरा उतर रहा है। ये चीजें बस अंधे विश्वास पर नहीं टिकी थीं। बिल्कुल, आधुनिक विज्ञान तो अभी लैब में कुछ महीनों या सालों का टेस्ट करके रिपोर्ट निकालता है, लेकिन हमारी ये परंपराएं हजारों साल के लगातार परीक्षण यानी कंटिन्यूस टेस्टिंग का नतीजा है। मतलब एक पीढ़ी ने नोटिस किया कि इस राख का सेवन करने से बच्चे कम बीमार पड़ते हैं, उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं, और फिर उन्होंने इस ज्ञान को अगली पीढ़ी को ट्रांसफर कर दिया। हाँ, उन्होंने हर चीज को अपने जीवन में उतारकर उसका नतीजा देखा है। ये भी तो विज्ञान का ही एक तरीका है, बस इसको प्रेजेंट करने का ढंग अलग था। उनकी लैब, उनका अपना आंगन और रसोई थी। तो इस सब का असल मतलब क्या निकलता है? अगर हम इसे एक व्यापक संदर्भ में देखें तो ये 2016 की रिपोर्ट सिर्फ ये साबित करने के लिए नहीं है कि हमारे पूर्वज सही थे। तो फिर आपके हिसाब से इसका क्या मायना है? मुझे लगता है कि ये एक पुल, एक ब्रिज का काम करती है। हमारी आज की जो पीढ़ी है वो बिना क्यों और कैसे समझे किसी पुरानी बात को नहीं मानती, और ये बुरी बात भी नहीं है। ये साइंटिफिक रिपोर्ट्स उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व करने का एक ठोस कारण देती हैं। सही कहा आपने। ये ज्ञान तभी मूल्यवान है जब हम उसके पीछे का क्यों सोचें। किसी परंपरा को सिर्फ अंधभक्ति से मानना काफी नहीं है, उसे जानना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। तो सुनने वालों के लिए अब वक्त है इस विस्तृत विश्लेषण को समेटने का। आज हमने शुरुआत की थी एक छोटी सी याद से, दादी के हाथ से एक चुटकी हरे की राख खाना, और सफर तय किया उस अंधविश्वास से लेकर कैल्शियम, आयरन और इम्यूनिटी बूस्टर जैसे शब्दों तक। और इस सफर में हमने गाय के चरने से लेकर उपले के जलने और फिर मिट्टी के चूल्हे तक का पूरा केमिकल साइकिल देखा। हमने समझा कि कैसे वो राख न सिर्फ एक नेचुरल सप्लीमेंट थी, बल्कि एक अत्यधिक अल्कलाइन और ताकतवर कीटाणुनाशक भी थी। ये हमें सिखाता है कि असली ज्ञान हमेशा किताबों या लैबोरेटरी की टेस्ट ट्यूब में ही नहीं मिलता। कई बार विज्ञान के सबसे बड़े राज हमारी रसोई और आंगन की मिट्टी में दबे होते हैं। बस नजर चाहिए उस जड़ विज्ञान को पहचानने की। सही बात है। आजकल हम सूचनाओं यानी इंफॉर्मेशन की बाढ़ में जी रहे हैं, पर अपने ही पुराने रिवाजों के पीछे के असली विज्ञान से अनजान रह जाते हैं। और इसीलिए मैं सुनने वालों के लिए चर्चा के अंत में एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ, एक ऐसा विचार जो शायद उन्हें थोड़ा और सोचने पर मजबूर करे। आज हमने उपले की राख का विज्ञान तो समझ लिया, पर इससे ये ख्याल आता है कि ऐसी और कितनी आदतें होंगी, जैसे जमीन पर पलाथी मारकर खाना खाने की आदत, या फिर रात भर तांबे के बर्तन में पानी रखकर सुबह पीना, या घर के बिल्कुल बीचों बीच आंगन में तुलसी का पौधा लगाना।
आज शायद हम में से कई लोग इन चीजों को पुराने जमाने की बात कहकर नकार देते हैं। पर हो सकता है कि कल ही किसी बड़ी आधुनिक लैब से एक नई रिपोर्ट आ जाए जो ये साबित कर दे कि जमीन पर बैठने का एंगल हमारे ब्लड फ्लो को पाचन तंत्र की तरफ कैसे मोड़ता है, या तांबे का बर्तन पानी को आयनिक स्तर पर कैसे शुद्ध करता है। बिल्कुल, ये सब चीजें बस एक लैबोरेटरी रिपोर्ट में विज्ञान का चमत्कार साबित होने का इंतजार ही तो कर रही हैं। इसलिए अगली बार जब भी घर में कोई पुरानी परंपरा दिखे जिसे देखकर दिमाग कहे कि ये तो अंधविश्वास है, तो एक सेकंड रुकिए। हाँ, रुकिए और उसके पीछे छिपे जड़ विज्ञान को टटोलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्या पता जिस चीज को आप भूली बिसरी कहानी मान रहे हो उसमें हमारे पूर्वजों की कोई ऐसी खोज हो जो आज के आधुनिक विज्ञान को भी सदियों पीछे छोड़ दे। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोचते रहिए, सोचते रहिए।